हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं आईबीसी के अंदर लिक्विडेशन प्रोसेस के टॉपिक को। आईबीसी में अप टू सेक्शन 32 हमने कवर अप कर रखा है, जिसमें सीआईआरपी का पूरा मैकेनिज्म है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में, रिजोल्यूशन प्लान के बारे में। लेकिन यदि किसी भी रीजन से, वो रीजंस हम कवर अप करेंगे, वो रिजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है या कमेटी ऑफ क्रेडिटर रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि इस कंपनी को डिसॉल्व कराना, इस कंपनी को लिक्विडेट करना जरूरी है, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस के अंदर यदि कंपनी का लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाए देन तो लिक्विडेशन प्रोसेस के क्या प्रोविजन आईबीसी के अंदर है, तो वो आज हमें कवर अप करने हैं। आईबीसी के अंदर लिक्विडेशन दो तरह का है, एक कंपल्सरी लिक्विडेशन और दूसरा वॉलंटरी लिक्विडेशन। हम जो आज टॉपिक कवर अप करेंगे वो कंपल्सरी लिक्विडेशन का करेंगे, वॉलंटरी लिक्विडेशन हम लेटर ऑन कवर अप करेंगे। तो बिफोर किसी हम मेन टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं उससे पहले आपको जो लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर पूरे सेक्शंस हैं, सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 54 तक, एक बार आपको उसका लेआउट बता देता हूं, कैसे कैसे हम इन सेक्शंस को कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेशन प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन के साथ। लिक्विडेशन प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन के जो सेक्शंस हैं आईबीसी के अंदर, सेक्शन 33 से लेकर सेक्शन 53 तक लिक्विडेशन है, सेक्शन 54 डिसोल्यूशन का है। अर्लियर आईसीएआई ने बहुत ही लिमिटेड सेक्शन इस पर्टिकुलर टॉपिक के स्टडी मटेरियल में कवर अप कर रखे थे, लेकिन जो रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल आया है दिसंबर 2020 में, उसमें इन्होंने सारे के सारे सेक्शंस को एज सच कवर अप कर रखा है। तो अब हमें इन सारे सेक्शंस को कवर अप करना है। तो इन सारे सेक्शंस को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट 1, इसके अंदर हमारे 6 मेन पॉइंट कवर अप होंगे। पॉइंट नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, सेक्शन 33। पॉइंट नंबर 2, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 34। पॉइंट नंबर 3, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 35। पॉइंट नंबर 4, लिक्विडेशन स्टेट, सेक्शन 36। पॉइंट नंबर 5, पावर्स ऑफ liquidator to access information, section 37 and provisions with respect to claims, section 38 to 42। ये पार्ट नंबर 1 के अंदर हम
6 पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं। इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन सेक्शन 33, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर सेक्शन 34, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर सेक्शन 35, लिक्विडेशन स्टेट सेक्शन 36, पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन सेक्शन 37 एंड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्लेम सेक्शन 38 से 42। ये हमारे पार्ट नंबर 1 में कवर होंगे। बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में 3 तरह की ट्रांजैक्शंस को हम कवर अप करेंगे। फर्स्ट वन, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस सेक्शन 43 एंड 44 में कवर होती हैं। नंबर 2, अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस, इसके प्रोविजंस सेक्शन 45 से लेकर 49 में आएंगे। पॉइंट नंबर 3, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, जिसके प्रोविजन हम सेक्शन 50 एंड 51 के अंदर कवर अप करेंगे। 3 तरह की ट्रांजैक्शन है जिनको मैंने लिक्विडेशन प्रोसेस में पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर अप किया है। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में अगेन 3 टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के रिलेशन में होगा, सेक्शन 52। दूसरा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स पर, सेक्शन 53, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और तीसरा टॉपिक दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। इसमें हम सेक्शन 54 को कवर अप करेंगे। तो ये एक डिवीजन है इन सारे सेक्शंस की जो लिक्विडेशन प्रोसेस एंड डिसोल्यूशन में हमें कवर अप करने हैं। 3 मेन डिवीजन्स मैंने एज सच बनाई हुई है। पहले पार्ट के अंदर हम सेक्शन 33 से लेकर अप टू सेक्शन 42 को कवर अप करेंगे। देयर आफ्टर पार्ट नंबर 2 में 43 से लेकर 51 तक एंड पार्ट नंबर 3 में हम 3 सेक्शंस सेक्शन 52, 53 एंड 54 को कवर अप करेंगे। तो नाउ अब लिक्विडेशन के प्रोसेस में हमारा जो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कवरेज रहेगी वो पार्ट नंबर 1 की होगी। तो पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 6 टॉपिक हैं जो हमें कवर अप करने हैं। पहला टॉपिक लिक्विडेशन का इनिशिएशन करना, कि लिक्विडेशन किन सर्कमस्टांसिस में किन सिचुएशंस के अंदर होगी। दूसरे पार्ट के अंदर लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। तीसरे पार्ट में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। देयर आफ्टर लिक्विडेशन स्टेट। फिर पावर्स ऑफ लिक्विडेटर एज टू असेसिंग द इंफॉर्मेशंस एंड लास्ट वन प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्लेम्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। पॉइंट नंबर 1, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। सेक्शन 33 ऑफ IBC 2016। मैं आपको इसका एक पहले डायग्राम बनवा रहा हूं, चार्ट बनवा रहा हूं, देयर आफ्टर फिर उनके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।
assessing authority, adjudicating authority shall pass a liquidation order if, कुछ सिचुएशंस है, कौन कौन सी वो सिचुएशंस है उनकी बात कर लेते हैं। सिचुएशन 1, इफ resolution plan not received under section 30 before expiry of CIRP period, जो 180 days है from the insolvency commencement date, और maximum period permitted for completion of CIRP under section 12 or fast track CIRP अंडर सेक्शन 56। तो पहली सिचुएशन आ गई कि रिजोल्यूशन प्लान ही रिसीव नहीं हुआ है, या फिर बी पॉइंट, adjudicating authority rejects the resolution plan under section 31। सेक्शन 31 में रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया। देयरआफ्टर सेकंड सिचुएशन जो हमारे सामने है, सेकंड केस, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम during the CIRP intimate to adjudicating authority क्या decision of committee of creditors to liquidate the कॉर्पोरेट डेटर। और ये जो डिसीजन है जो कॉर्पोरेट डेटर लेंगे, दैट शुड बी विद मिनिमम 66% ऑफ वोटिंग पावर। कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने डिसाइड किया है कि इस कॉर्पोरेट डेटर को लिक्विडेट कर दिया जाए। ओके, आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, तीसरी सिचुएशन, जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया गया था, रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कॉन्ट्रावीन्ड बाय कॉर्पोरेट डेटर, और वो इस तरीके से कॉन्ट्रावीन था कि एनी अदर पर्सन जिसके राइट से इस कॉर्पोरेट डेटर के रिलेशन में उसके इंटरेस्ट प्री जुडिशियली अफेक्ट हो रहे थे, और उस पर्सन ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई किया। तो ये 3 पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लो, फिर इनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर रही है कब?
यदि रिजोल्यूशन प्लान जो रिसीव्ड होना था अंडर सेक्शन 30 वो रिसीव ही नहीं हुआ और 180 डेज का जो टाइम पीरियड था सीआईआरपी का, या जो टाइम पीरियड अंडर सेक्शन 12 अलाउ किया गया वो भी 180 डेज का ही है, या सेक्शन 56 जो हम आगे जाकर कवर अप करेंगे फास्ट ट्रैक सीआईआरपी का टाइम पीरियड ही खत्म हो गया और रिजोल्यूशन प्लान ही नहीं आया, दैट मींस ये एंटिटी रिजोल्यूशन की तरफ नहीं जा पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास अ लिक्विडेशन ऑर्डर, या फिर रिजोल्यूशन प्लान सबमिट तो किया गया अंडर सेक्शन 31, लेकिन रिजोल्यूशन प्लान जो सबमिट हुआ सेक्शन 30 में सबमिट हुआ, लेकिन उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया, रादर रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर देती है और इसकी एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी इशू कर दी जाती है। नोट, on passing of liquidation order, adjudicating authority shall make a public announcement stating that corporate debtor is in liquidation and also require that liquidation order to be sent to the authority with which the corporate debtor is registered. पहले दो पॉइंट के अंदर हमने बात की कि रिजोल्यूशन प्लान रिसीव नहीं हुआ जो सेक्शन 30 के अंदर रिक्वायरमेंट थी, या फिर सेक्शन 31 के अंदर रिजोल्यूशन प्लान को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एज सच रिजेक्ट कर दिया ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। दूसरी हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी, सीआईआरपी की कमेंसमेंट हुई है, लेकिन उससे पहले ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर उनका एक डिसीजन आया टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर। तो यह डिसीजन किसी भी समय आ सकता है, एट एनी टाइम, इवन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इवन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये एक्सप्लेनेशन भी है जो मैं आपको अभी बुक में से कवर अप कराऊंगा। तो दूसरी सिचुएशन जो आ गई, यदि कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने विद 66% वोटिंग पावर रिजोल्व किया कि इस कॉर्पोरेट डेटर को कंटिन्यू करने का, रिजोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, रादर इसको लिक्विडेट ही करा देना चाहिए, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर के डिसीजंस को टू हुम, टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास द लिक्विडेशन ऑर्डर। तीसरी सिचुएशन, जो रिजोल्यूशन प्लान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव किया था, तो जो
रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी, जिन रिजोल्यूशन प्लान के अंदर जो जो कंप्लायंसेस इंश्योर करनी थी, उनका कॉन्ट्रावेंशन किया गया है बाय द कॉर्पोरेट डेटर एंड एनी अदर पर्सन हु इज कंसर्न विद दिस रिजोल्यूशन प्लान, उसके इंटरेस्ट प्रीजुडिशियली अफेक्ट हो रहे थे और उसने एक एप्लीकेशन फाइल की ट्राइब्यूनल को दैट कि ये जो कंपनी है इसका लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया जाए, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल पास द लिक्विडेशन ऑर्डर। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल पास द लिक्विडेशन ऑर्डर। अब यदि लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो इसके क्या क्या और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये तो लिक्विडेशन ऑर्डर के साथ की दो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी स्टेटिंग दैट कॉर्पोरेट डेटर इज इन लिक्विडेशन, और एक रिक्वायरमेंट रेज करेगी कि इस लिक्विडेशन ऑर्डर की एक कॉपी उस अथॉरिटी को भी सबमिट की जाए जिससे के पास ये कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर्ड है, लाइक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नाउ अब इसके बाद मैं आपको करा रहा हूं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस लिक्विडेशन ऑर्डर के। consequences of liquidation order। पॉइंट नंबर 1, लिक्विडेशन ऑर्डर पास होने के बाद कोई भी लीगल प्रोसीडिंग या सूट इस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट या ये कॉर्पोरेट डेटर किसी और के अगेंस्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्शन है एक, यदि लिक्विडेटर को रिक्वायर्ड है देन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन करो इसको, दैट इज नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स shall be instituted by or against the corporate debtor। नोट मीन्स एक्सेप्शन हो गई, नोट की जगह एक्सेप्शन ही लिखते हैं। एक्सेप्शन, सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स may be initiated by liquidator on behalf of corporate debtor, लेकिन with the prior approval of adjudicating authority। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल के साथ, विदाउट प्रायर अप्रूवल ये चीज नहीं हो सकती, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो लिक्विडेटर है वो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। मींस क्या कोई और पर्सन कर सकता है, कंपनी के ऊपर नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर लिक्विडेटर किसी और पर कर सकता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। सेकंड कॉन्सिक्वेंस, जो लिक्विडेशन ऑर्डर है इट शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज।
इट शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किसका? टू द ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर के ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन, इनका डिस्चार्ज भी मान लिया जाएगा। मींस अब क्योंकि ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो अब आपकी सर्विसेज की एज सच कोई रिक्वायरमेंट इस कंपनी को नहीं है, एंड हेंस आपकी सर्विसेज एक तरीके से टर्मिनेट कर दी गई, आपको सर्विसेज से डिस्चार्ज किया जा रहा है। हाउएवर, इसकी भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, बिजनेस ऑफ corporate debtor is continued during the लिक्विडेशन प्रोसेस। यदि लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान यदि ये रिक्वायरमेंट अराइज होती है कि अभी इस बिजनेस एक्टिविटी को एकदम से शटडाउन नहीं किया जा सकता, इस बिजनेस एक्टिविटी को रन करने की जरूरत है, देन लिक्विडेशन ऑर्डर को नोटिस ऑफ डिस्चार्ज कंसीडर नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंस ये क्या होगा? मोरेटोरियम इज इम्पोज्ड on pending legal proceedings against the corporate debtor। अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट यदि कोई भी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, देन दे विल बी फॉल अंडर द मोरेटोरियम। वो मोरेटोरियम के अंदर चली जाएंगी। मोरेटोरियम पहले भी हमने कवर अप कर रखा है सेक्शन 14 में, उसी तरह का ये पॉइंट आ गया। एंड फोर्थ पॉइंट, जितने भी असेट्स हैं किसके? ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बन जाएंगे। वेस्ट्स इन लिक्विडेशन स्टेट। तो ये 4 कंसीक्वेंस हैं जो सेक्शन 33 के अंदर ही इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन में बताए गए हैं कि जैसे ही लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है तो ये 4 कंसीक्वेंस इमीडिएटली अराइज होंगे। 4 कंसीक्वेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 33, जो हमारा इस टॉपिक का सबसे पहला सेक्शन था, लिक्विडेशन का इनिशिएशन। तो लिक्विडेशन कौन कौन सी सिचुएशन के अंदर लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होगा, और जब लिक्विडेशन का ऑर्डर पास होगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस एज सच अराइज होंगे। नाउ अब मैं एक बार आपको इन टॉपिक को मेन बुक में से रीड करा देता हूं, देयर आफ्टर फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक नंबर है आपका 20.6 लिक्विडेशन प्रोसेस, सेक्शन 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन। कॉन्सेप्ट मैं सारा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, एक क्विक रीडिंग हम इसकी बुक में से ले रहे हैं। वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड
or the maximum period that is permitted for completion of CIRP under section 12 or fast track CIRP under section 56 as the case may be, does not receive a resolution plan under section 30. सेक्शन 30 में रिजोल्यूशन प्लान रिसीव नहीं हुआ है, या फिर और रिजेक्ट्स द रिजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 31. क्यों? फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड देयर इन. जो सेक्शन 31 के अंदर रिक्वायरमेंट बताई गई थी रिजोल्यूशन प्लान की, उनका नॉन कंप्लायंस हुआ है. देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated. Means liquidation order pass हो गया. एक public announcement issue होगी stating that corporate debtor is in liquidation and require कि इस order की एक कॉपी उस अथॉरिटी को भी भेजी जाए with which the corporate entity is registered. इसमें 2 पॉइंट कवर हो गए कि रिजोल्यूशन प्लान ही रिसीव नहीं हुआ या रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया. आगे, यदि कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने डिसीजन लिया ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, देन वेयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द CIRP बट बिफोर कंफर्मेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान इंटीमेट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव्ड बाय नॉट लेस देन 66% of the voting share to liquidate the corporate debtor, then adjudicating authority shall pass a liquidation order. For this purpose, explanation to section 33 subsection 2 declare that COC may take the decision to liquidate the corporate debtor any time after its constitution. COC के बनने के बाद, but before the confirmation of the resolution plan and at any time before the प्रेपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. तो ये हमारी एक और सिचुएशन आ गई जब कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया. फिर एक सिचुएशन जो लास्ट बची, जहां पर जो रेजोल्यूशन प्लान था पास हुआ, लेकिन उस रेजोल्यूशन प्लान के अंदर रेजोल्यूशन प्लान की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी कॉन्ट्रावेंशन की गई. वेयर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी is contravened by the concerned corporate debtor, any person other than the corporate debtor जिसके interest prejudicially affect हो रहे हैं may make an application to the adjudicating authority for the liquidation order, and on receipt of such application यदि adjudicating authority determine करती है that corporate debtor ने provisions का contravention किया है, then it shall pass a liquidation order. तो liquidation order pass कर दिया जाएगा. तो अब देखो, जो हमारी इस पॉइंट्स के अंदर सारी बातें कवर अप हुई हैं, उसमें मेन चीज क्या निकल करके आई है कि यदि सारी चीजें किस पर बेस्ड हैं? रिजोल्यूशन प्लान पर. रिजोल्यूशन प्लान, पहली बात, सबमिट नहीं हुआ, नॉट सबमिटेड विद इन टाइम. रिजोल्यूशन प्लान सबमिट हुआ बट रिजेक्शन हो गई, रिजेक्शन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. सबमिट हुआ, उसके बाद वो अप्रूव भी हुआ, लेकिन उसकी नॉन कंप्लायंस हो गई, नॉन कंप्लायंस ऑफ रिजोल्यूशन प्लान. या फिर रिजोल्यूशन प्लान की कंफर्मेशन से पहले, बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, COC ने रिजोल्यूशन पास कर दिया विद 66% वोटिंग पावर टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर. तो जो सिचुएशंस हमारे सामने निकल करके आती हैं वो सब किस पर बेस्ड है? रिजोल्यूशन प्लान पर. रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं हुआ, रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया, रिजोल्यूशन प्लान की नॉन कंप्लायंस हुई, या रिजोल्यूशन प्लान की कंफर्मेशन से पहले ही कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने रिजॉल्व किया अबाउट द लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये अदर पॉइंट्स के अंदर कवर है. फर्स्ट पॉइंट, वेयर ए लिक्विडेशन ऑर्डर
has been passed, no suit or other legal proceedings shall be instituted by or against the corporate debtor. However, exception है that a suit or other legal proceedings may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor, but requirement क्या है? Prior approval of the adjudicating authority will be required. दूसरा केस, जो लिक्विडेशन का ऑर्डर है, इट शैल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज. किसका? कंपनी के ऑफिसर्स का, कंपनी के एम्प्लॉइज का एंड कंपनी के वर्कमैन का, एक्सेप्ट कि जब इस कॉर्पोरेट डेटर की एक्विडिटी, इस कॉर्पोरेट डेटर की एक्टिविटीज को कंटिन्यू किया जा रहा है. द ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन shall be deemed to be a notice of discharge to the officers, employees and workmen of the corporate debtor, except when the business of the corporate debtor is continued during the liquidation process by the liquidator. तीसरा पॉइंट मोरेटोरियम का. Once the adjudicating authority passes an order of liquidation, a moratorium is imposed on the pending legal proceedings against the corporate debtor and the assets of the debtor vests in the liquidation state. तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 33 इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन का. तो हमने जो लिक्विडेशन के टॉपिक्स को डिवाइड किया, उसके अंदर पार्ट नंबर 1 हमारा इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन हमने कवर कर लिया. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 34, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 34. ये क्या कहता है? इसने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, अपॉइंट किया गया था फॉर CIRP, act as liquidator if 2 points. First point, written consent is submitted by resolution professional and resolution professional not replaced by adjudicating authority. adjudicating authority ने उसको रिप्लेस भी नहीं किया है. सेकेंड पॉइंट, all powers of board of directors, key managerial personals and partners of corporate debtor shall vest in the लिक्विडेटर. ये पावर सारी किसकी हो जाएंगी? लिक्विडेटर की. तो बड़ा सिंपल सा सेक्शन है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, जिसने CIRP प्रोसेस को किया था, वही लिक्विडेटर का भी रोल प्ले करेगा, बट 2 कंडीशंस के साथ. और वो 2 कंडीशन है, उसने अपनी रिटर्न कॉन्सेंट दे दी और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसको रिप्लेस नहीं किया. अब क्वेश्चन अराइज होता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किन सिचुएशंस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस कर सकती है? रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल.
adjudicating authority shall by order replace the resolution professional if तीन पॉइंट है। फर्स्ट वन, जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया था, सबमिटेड बाय रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसको रिजेक्ट किया गया था। तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपनी वर्किंग को कंपिटेंटली विद ड्यू केयर डिलीजेंस नहीं किया था। पॉइंट नंबर बी, बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है रिप्लेसमेंट को। बोर्ड रिकमेंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। एंड तीसरी सिचुएशन, रिजोल्यूशन प्लान और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल fails to submit written consent। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने अपनी रिटन कॉन्सेंट को सबमिट नहीं किया। ये तीन सिचुएशन है जिसमें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस कर दिया जाएगा और वो लिक्विडेटर का काम नहीं करेगा। इन पहले दो केसेस के अंदर, जो पहले दो केसेस हैं, इनके अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्शन देगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को कि आप रिकमेंड करिए क्या एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नेम को जो एज अ लिक्विडेटर काम करेगा। तो इन पहले दो केसेस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्शंस देगी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड को कि आप हमें कोई नाम बताएं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जिसको एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो अब क्या होगा, बोर्ड रिकमेंड करेगा किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम को जो एज अ लिक्विडेटर काम करेगा। कितने दिन के अंदर अंदर? विद इन 10 days ऑफ द डायरेक्शन। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डायरेक्शंस इशू की, किसको? बोर्ड को। और बोर्ड ने रिकमेंड किया एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नेम को कितने दिन के अंदर? विद इन 10 days ऑफ डायरेक्शंस along with the written consent। ये रिटर्न कॉन्सेंट देगा जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उस पर्सन को फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज अ लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगी। तो ये हमारा छोटा सा एक सेक्शन था, सेक्शन 34, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो एक बार मैं इसको भी आपको बुक में से रीड करा देता हूं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, एक क्विक रीडिंग ले लेते हैं हम बुक में से। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 34। Where the adjudicating authority pass an order for liquidation under section 33, the resolution professional appointed for the CIRP shall, subject to the submission of a written consent by the resolution professional to the adjudicating authority in the specified form, act as the liquidator for the purpose of liquidation unless replaced by the adjudicating authority। और जब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सन एंड कॉर्पोरेट डेटर के जितने एंड पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, उन सब की पावर्स खत्म हो जाएगी और ये पावर किसके पास आ जाएगी? शैल बी वेस्टेड इन द लिक्विडेटर। अदर पॉइंट्स में रिप्लेसमेंट वाले पॉइंट्स आ जाएंगे सारे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी shall by order replace the resolution professional। तीन सिचुएशन। नंबर 1, जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया था बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इट वाज रिजेक्टेड बाय द
adjudicating authority as requirements are not being complied with. Second point, बोर्ड ने रिकमेंड किया है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। बोर्ड की रिकमेंडेशंस आई है। तीसरा पॉइंट, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो रिटर्न कंसेंट अपनी सबमिट नहीं कर पाया, ही फेल्स टू सबमिट द रिटर्न कंसेंट। अब जो ये पहले दो केसेस हैं, इन पहले दो केसेस के अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डायरेक्शंस देगी किसको? बोर्ड को। किस चीज की डायरेक्शंस? टू प्रपोज द नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर, एंड देन बोर्ड प्रपोजल देगा नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का along with their written consent in the specified form within 10 days of the directions, and then adjudicating authority on receipt of the proposal of the board for the appointment of an insolvency professional as the liquidator by an order appoint such insolvency professional as the liquidator। तो ये हमारा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 34, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो हमने लिक्विडेशन के इन टोटल 6 सेक्शंस पार्ट 1 में बताए हैं। पार्ट 1 का पहला सेक्शन हमारा कवर हो गया एंड सेकंड सेक्शन भी हमारा कवर हो गया। इसके बाद अब है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन नंबर 35। तीसरा पॉइंट, दैट इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर, सेक्शन 35। इसमें समझाने वाली कोई बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं, मैं इसकी एक रीडिंग आपको बुक में से करा देता हूं। लिक्विडेटर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है। इंटरमीडिएट में अकाउंट्स के अंदर लिक्विडेशन का चैप्टर भी था, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का। तो वही सारी चीजें जो लिक्विडेशन करता है, क्लेम्स को कलेक्ट करना, क्लेम्स वेरीफाई करना, प्रॉपर्टीज को सेल करना, क्रेडिटर्स के क्लेम्स को इनवाइट करना, उनकी वैल्यू को निकालना, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करना, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज को टाइमली रिपोर्ट करना। तो वो सब चीजें हैं जो सेक्शन नंबर 35 के अंदर है। तो वो हम सेक्शन 35 को बुक में से एक बार रीड कर लेते हैं। That is powers and duties of liquidator under section 35। सेक्शन 35 में जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं लिक्विडेटर की, दीज आर सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस इफ एनी गिवन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फर्स्ट तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यदि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डायरेक्शंस दी हैं लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर को इन डायरेक्शंस के अंदर रहते हुए अपनी राइट्स को, पावर्स को, ड्यूटीज को एक्सरसाइज करना है। तो एक क्विक रीडिंग इसकी ले लेते हैं। एज सच समझने वाला या समझाने वाला इसके अंदर कुछ ऐसी कोई पॉइंट्स नहीं आएंगे, बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, द लिक्विडेटर शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स एंड ड्यूटीज, नेमली क्लेम्स की वेरिफिकेशन करना, टू वेरीफाई द क्लेम्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स। और ये आगे जाकर हम अभी जो क्लेम्स के प्रोविजंस पढ़ेंगे उसमें सेक्शन 39 के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स की बात भी की गई है। सेकंड पॉइंट, टू टेक इनटू हिज कस्टडी
or the control all the assets, property, effects and actionable claims of the corporate debtor। तो कॉर्पोरेट डेटर के जितने भी असेट्स हैं उनको अपनी कस्टडी में, अपने कंट्रोल में लेना ही है। क्यों? क्योंकि उन असेट्स को ही तो उसको सेल ऑफ करके, डिस्पोज ऑफ करके लिक्विडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है। नंबर 3, टू इवैल्यूएट द असेट्स and the property of the corporate debtor, to take measures to protect and preserve the assets and properties of the corporate debtor। तो यदि मैं इन 3 पॉइंट्स को देखूं, जो कॉर्पोरेट डेटर्स की प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स हैं, उनको अपनी कस्टडी में लेना है, उनको अपने पोजेशन में लेना है, उनको अपने कंट्रोल में लेना है, उनकी वैल्यूएशन करवानी है एंड देयर आफ्टर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स चाहिए उनको लेना है। नेक्स्ट, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन। अभी मैंने आपको जब सेक्शन 34 कराया था, सॉरी 33 के अंदर हमने कहा था कि जो लिक्विडेशन का ऑर्डर है दैट शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। हाउएवर एक्सेप्शन थी जब कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को कंटिन्यू किया जाता है। तो इन केस जब कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस की बेनिफिशियल लिक्विडेशन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि अभी बिजनेस एक्टिविटीज को एकदम से बंद ना किया जाए, रादर कुछ एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना जरूरी है, तो वो बिजनेस कौन कैरी करेगा? लिक्विडेटर करेगा। नेक्स्ट, टू सेल द immovable property, movable property, actionable claim in liquidation by public auction और private contract। ये भी पॉइंट किससे रिलेटेड हो गया? प्रॉपर्टी से। तो यदि प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहला पॉइंट आया था कस्टडी और कंट्रोल लेना है प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज की असेट्स की इवैल्यूएशन करानी है, प्रॉपर्टीज असेट्स की प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए नेसेसरी मेजर्स लेने हैं एंड प्रॉपर्टीज की सेल बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन, कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, बनाना, एंडोर्स करना। टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी। कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी है जिसकी डेथ हो गई, देन अपने ऑफिशियल नाम से उसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की उससे जो कंट्रीब्यूशन रिसीव करने थे तो वो अब लिक्विडेटर रिसीव करेगा और उसके लिए एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेने की राइट उसके पास है। एंड टू डू इन हिज ऑफिशियल नेम एनी अदर एक्ट दैट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन पेमेंट ऑफ एनी मनी ड्यू एंड पेएबल फ्रॉम अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी से जो कलेक्शन है उसके लिए जो एक्शंस लेने हैं, जो स्टेप्स लेने हैं, लिक्विडेटर ही करता है। अपनी ड्यूटीज को, ऑब्लिगेशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए यदि कहीं पर किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है देन उसके पास अधिकार है इस चीज का। टू इनवाइट एंड सेटल claims of creditors and claimants and distributes the proceeds in accordance with the provisions of this code। Distribution of assets ये हम आगे जाकर सेक्शन 53 में कवर अप करेंगे। To institute or defend any suit, prosecution or other legal proceedings in the name of or on behalf of corporate debtor, ये भी आपको ध्यान हो तो सेक्शन 33 की पहले पॉइंट की एक्सेप्शन में यह भी पॉइंट था। नेक्स्ट, टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू डिटरमिन अंडर वैल्यूड और प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो हमें आगे जाकर कवर भी करनी है। टू टेक ऑल सच एक्शन, स्टेप, साइन, एग्जीक्यूट, वेरीफाई any paper, deed, receipt, document, application, petition, affidavit, bond or instrument, and for such purpose use the common seal if any
as necessary for liquidation, distribution of assets, and discharge of his duties and obligations and functions as liquidator. To apply to adjudicating authority for orders or directions as required, as feels necessary for the purpose of liquidation, and to report the progress of the liquidation process in a manner as may be specified by the board, and to perform such other functions as may be specified by the board. So जो इन जनरल लिक्विडेटर के फंक्शंस हैं वो सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं. Liquidator shall have the power to consult any of the stakeholder जिसको आपको लिक्विडेशन स्टेट की प्रोसीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देना है. लेकिन आपने कोई कंसल्टेशन की तो ये कंसल्टेशन लिक्विडेटर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. हां, रिकॉर्ड ऑफ एनी सच कंसल्टेशन shall be made available to all other stakeholder जिनके साथ आपने कंसल्टेशन नहीं की है in the manner specified by the board. So, सेक्शन 35 के अंदर हमारे ये वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज हैं जो एक लिक्विडेटर को एक्सरसाइज करनी है. तो इसमें ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं थे कि जिसको हम कोई स्टेप वाइज वर्किंग में करें या फिर अदर प्रोविजन के साथ इनकी हम डिटेल लिंकिंग करें. जनरल जो राइट्स ड्यूटीज होती हैं लिक्विडेटर की वही चीजें यहां पर सेक्शन 35 के अंदर बताई गई है. अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको सेक्शन 37 भी साथ साथ करा देता हूं. सेक्शन 37 है लिक्विडेटर की पावर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन. जो लिक्विडेशन स्टेट बनानी है लिक्विडेटर को, उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूटरी से पैसा कहां कहां से आएगा, क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए लिक्विडेटर को अधिकार दिए गए हैं. वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है फ्रॉम वेरियस एजेंसीज, फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज जो डाटा मेंटेन करते हैं. जैसे एक बैंकिंग का डाटा, बैंकिंग सिस्टम का डाटा कुछ अथॉरिटीज के पास होता है. लाइक आप बैंक में जब किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्रेडिट रिपोर्ट मांगी जाती है. तो वो क्रेडिट रिपोर्ट, उसका जो डाटा है वो किसके पास है? सिबिल के पास, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के पास. तो आप वहां से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं. आईबीसी के अंदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बनी हुई है, तो उस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से आप कोई डाटा लेना चाहें उनसे ले सकते हैं. बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर बना रखा है, वहां से आप कोई डाटा लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं. सो इस तरीके से जो वेरियस एजेंसीज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हैं या किसी लॉ के अंदर उनको सेपरेटली इनकॉर्पोरेट कराया गया है, तो आप उनसे फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, देन लिक्विडेटर के पास पावर है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की. The liquidator shall have the power to access any information systems. किस पर्पस के लिए? For the purpose of admission and proof of claim. कि मुझे एक क्लेम एक्सेप्ट करना है, मुझे उसके प्रूफ चाहिए, इसके लिए. And identification of the liquidation state assets relating to the corporate debtor from the following sources. Information utilities. Credit information systems that are regulated under any law, any agency of central, state, local government, including registration authorities. Information system for financial and non-financial liabilities regulated under any law. Information systems for securities and assets posted as security interest regulated under any law like SARFAESI. Any database maintained by the board or any other source as may be specified by the board. So, for the purpose of admission and proof of claim and identification of the liquidation state, लिक्विडेटर के पास पावर है टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेस.
तो ये हमारा सेक्शन 37 था जो मैंने आपको साथ साथ कराया है अभी। पावर्स ऑफ liquidator to access the information systems, section 35। मेरी ओपिनियन में ये दोनों सेक्शन एज सच एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, लिक्विडेशन स्टेट। सेक्शन, अरे यहां पर गलती कर दी, ये सेक्शन गलत लिख दिया हमने। सेक्शन 37 लिक्विडेशन स्टेट, सेक्शन 36। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन इसके अंदर भी लर्निंग वाले ही पॉइंट है कि लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या इंक्लूजन्स होंगे, किन प्रॉपर्टीज को लिक्विडेशन स्टेट का हिस्सा माना जाएगा और किन असेट्स को लिक्विडेशन स्टेट का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो इसमें भी एज सच समझाने वाला या कोई स्टेप वाइज वर्किंग नहीं है, तो ये भी आपको लर्न करना है। इसकी मैं रीडिंग नहीं कहूंगा, रादर मैं इसकी लर्निंग कहूंगा, लर्निंग फ्रॉम बुक, और मैं आपको इसको बुक में से ही कवर अप कराऊंगा। लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या चीजें आएंगी, सिंपल सी चीज सोचकर देखिए। जिन असेट्स की ऑनरशिप कॉर्पोरेट डेटर की है, वो सारे के सारे क्या लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा? जी हां। टेंजिबल असेट्स लिक्विडेशन स्टेट, इनटेंजिबल असेट्स लिक्विडेशन स्टेट। कोई भी ऐसा असेट जो हमारे कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में है लेकिन उसके पास यूज करने का अधिकार है, ओनरशिप राइट नहीं है, तो सोचकर देखो क्या वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। कोई असेट कॉर्पोरेट डेटर के पास है इन ए ट्रांजैक्शन ऑफ बेलमेंट, पोजेशन है आपके पास लेकिन ऑनरशिप नहीं है, देन वो आपका लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा। असेट को बेचकर जो प्रोसीड्स रियलाइज्ड हुई, डेफिनेटली वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा। किसी असेट के ऊपर किसी सिक्योर्ड क्रेडिटर का चार्ज था लेकिन उसने अपने राइट्स को रेलिंक्विश कर दिया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया और कहा लिक्विडेटर आप ही बेच दो और बेचकर मेरा हिस्सा जो मेरा बनता है वो दे देना। इन दैट केस क्या वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। कोई असेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट है, ऑनरशिप क्रेडिट, ऑनरशिप डेटर की है, क्या वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा? डेफिनेटली बनेगा। सो लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या एक्सक्लूड होंगी, उसको हमें लर्न करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एंड आई थिंक सो एक क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में आया भी है, नवंबर 20 में ही आया है। पहले मैं आपको इसके पॉइंट्स सारे कवर अप करा देता हूं कि एज पर सेक्शन 36 लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या असेट्स कवर अप होंगे। इसको मैं लर्निंग लिख देता हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है, ये लर्न करना है। फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन द लिक्विडेटर शैल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द असेट्स, जिसको हम नाम देंगे लिक्विडेशन स्टेट का। इट शैल कंप्राइज ऑल लिक्विडेशन एस्टेट असेट्स विच शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1,
एनी असेट जिसके ऊपर कॉर्पोरेट डेटर के ओनरशिप राइट है, इंक्लूडिंग एनी शेयर्स हेल्ड इन एनी सब्सिडियरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर ने किसी सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उन शेयर्स की जो वैल्यू है वो लिक्विडेशन असेट्स का पार्ट बनेगी। लेकिन क्या सब्सिडियरी के असेट्स लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेंगे? आप उन शेयर्स को बेचो, जो मर्जी करो मार्केट में, उनकी मार्केट वैल्यू निकलवा लो, वो वैल्यू लिक्विडेशन स्टेट है। लेकिन आप कहो कि हां सब्सिडियरी कंपनी के 70% शेयर्स कॉर्पोरेट डेटर के पास हैं, तो जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके असेट्स भी लिक्विडेशन स्टेट हो गए। नो, ये एक्सक्लूजन है। मैं नीचे आपको वो एक्सक्लूजन भी साथ साथ करा देता हूं। एनी असेट्स ऑफ इंडियन और फॉरेन सब्सिडियरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ये जो नीचे पॉइंट्स गिवन है सारे, ये सारे के सारे एक्सक्लूजन के अंदर कवर अप होते हैं। शैल नॉट बी इंक्लूडेड। तो पहले पॉइंट में वो असेट्स जिनके ऊपर कॉर्पोरेट डेटर की ऑनरशिप है, इंक्लूडिंग द शेयर्स इन सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के असेट्स वो आपके लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेंगे। आगे, असेट्स जो आपके पोजेशन में हैं या नहीं, कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में है या नहीं, वो लेकिन ओनरशिप कॉर्पोरेट डेटर की है, ठीक है, लिक्विडेशन असेट्स का पार्ट बनेंगे। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनकम्बर्ड असेट्स। एनकम्बर्ड असेट्स मींस असेट्स ऑन विच चार्ज इज क्रिएटेड, जिसके ऊपर किसी तरह का चार्ज क्रिएट कराया गया है। हाउएवर, यदि कोई असेट एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया गया है किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को, किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को कोई असेट एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी किसी लोन की कोलेट्रल सिक्योरिटी में दिया गया है, तो जब तक वो उस असेट के राइट रेलिंक्विश नहीं करता तब तक वो लिक्विडेशन स्टेट में नहीं आएगा। असेट्स इन सिक्योरिटी विच इज कोलेट्रल सिक्योरिटी हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये इंक्लूड नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट तो बड़े जनरल हैं, दो। टेंजिबल असेट्स, वेदर मूवेबल और इमूवेबल इनटेंजिबल असेट्स। एनी असेट जिनकी ऑनरशिप अभी कोर्ट ने डिसाइड करनी है, सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनरशिप बाय कोर्ट और एनी अथॉरिटी। एनी असेट्स और देयर वैल्यू that is recovered through the proceedings for avoidance of transactions. Sometimes what happen कि कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन कंपनी ने किसी डायरेक्टर के साथ या उसके रिश्तेदारों के साथ कर ली, लेकिन वो ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू से ज्यादा या कम पर हुई। कंपनी ने बड़े हाई रेट पर कोई असेट खरीदा या बड़े लो रेट पर कोई असेट बेचा। लो रेट पर कंपनी ने अपना असेट किसी डायरेक्टर को या उसके रिश्तेदार को बेचा, नुकसान कंपनी का, दैट इज अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। कंपनी ने अपना कोई असेट किसी से खरीदा है बड़ी हाई वैल्यू पर, तो उस केस में फिर नुकसान है। अब ये जो असेट्स हैं दीज आर द असेट्स बिलोंगिंग टू अदर्स, जिनको कंपनी ने एक्वायर किया है, और इस ट्रांजैक्शन को यदि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस को अवॉइड किया जाता है, देन उन असेट्स को या उनकी वैल्यू को जो रिकवर किया जाता है थ्रू द प्रोसीडिंग, लाइक महंगा बेच दिया और ये ट्रांजैक्शन अवॉइड हो जाती है बाद में, तो वो असेट किसका, डायरेक्टर का या कंपनी का? महंगा खरीदा है एक असेट, तो ठीक है, उस असेट की वैल्यू को रिकवर करना है, ज्यादा दे दिए पैसे, 50 लाख का असेट था, डायरेक्टर ने कंपनी को 70 लाख पर बेचा, तो 20 लाख रुपए की वैल्यू रिकवर करनी है। कंपनी का कोई असेट 5 करोड़ का था, बेच दिया गया 3 करोड़ पर, तो वो जो 5 करोड़ का असेट है, यदि वो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में वो ट्रांजैक्शन अवॉइड होनी है, तो 5 करोड़ का असेट लिक्विडेशन स्टेट का हिस्सा बनेगा, या 2 करोड़ का डिफरेंस।
एनी असेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जिसके रिस्पेक्ट में सिक्योर्ड क्रेडिटर ने अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रेलिंक्विश सरेंडर कर दिया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स का चार्ज होता है कंपनी पर, पेरी पैसू चार्ज, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। तो यदि डिबेंचर होल्डर्स ने कहा हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रेलिंक्विश कर रहे हैं, आप बेच दो, बेचकर हमारा जो राइट बनता है वो दे देना, तो ठीक है। जब सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रेलिंक्विश कर दिया बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो ये जो असेट है ये लिक्विडेशन स्टेट का हिस्सा बन जाएगा। एनी अदर प्रॉपर्टी विच इज बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट and all proceeds of liquidation as and when they are realized. So ये 9 पॉइंट्स हैं जो इंक्लूजन के अंदर आते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसकी समरी इंक्लूजन्स की आपको नोट डाउन कराता हूं। इंक्लूजन्स इन liquidation state. First, assets on which corporate debtor has ownership rights. Including shares held in subsidiary company. Assets that may or may not be in पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बट ऑनरशिप इसके पास है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एनकम्बर्ड असेट्स। थर्ड पॉइंट पर टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल। टेंजिबल में हम मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल दोनों को ले लेंगे। असेट्स द ओनरशिप ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू determination by court or any authority. Assets or their value that is recovered through proceedings in अंडरवैल्यूड ट्रांसैक्शंस। जब चीजों को आप खुद नोट डाउन करते हैं ना, तो ये चीजें माइंड में काफी हद तक रिटेन होना शुरू हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको नोट डाउन करा दिया। 6 पॉइंट, सॉरी। assets in respect of which secured creditor has relinquished the security interest.
property belonging to corporate debtor on insolvency commencement date and proceeds of liquidation. Proceeds of liquidation. ये लिक्विडेशन स्टेट के अंदर सारी आइटम्स इंक्लूड होंगे। तो अब एक्सक्लूजन की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी। एक्सक्लूजन, असेट्स ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी। यदि कोई असेट थर्ड पार्टी ने ओन कर रखा है जो कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में है, आपके पोजेशन में होने से वो असेट आपका थोड़ी हो गया। कई बार काफी एंटिटी जॉब वर्क पर काम करती हैं दूसरों के लिए, तो यदि मटेरियल किसी और का आ गया तो वो इन्वेंट्री आपकी थोड़ी हो गई। असेट्स हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर थर्ड पार्टी, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्कमैन या एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट जिसके थ्रू आपको टाइटल नहीं मिल रहा असेट का, आपको सिर्फ असेट को यूज करने का अधिकार दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग लीज, and such other assets as notified by the central government in consultation with the financial sector regulator. B point already cover किया हमने, assets in collateral security provided to financial services providers, personal assets of any shareholder or partner of a corporate debt. Personal assets हैं, लेकिन यदि ये पर्सनल असेट अंडर वैल्यूड ट्रांसेक्शन में ले रखा है तो जिसको अवॉइड किया जा रहा है, फिर आपका नहीं है ये, फिर लिक्विडेशन स्टेट का हिस्सा है ये। एज द केस में बी प्रोवाइडेड सच असेट्स आर नॉट हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अवॉइडेंस ट्रांसेक्शन दैट मे बी अवॉइडेड। अभी पढ़ेंगे हम आगे जाकर अंडर वैल्यू ट्रांसेक्शन, प्रेफरेंशियल ट्रांसेक्शंस, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांसेक्शंस जिनको अवॉइड किया जा सकता है। असेट्स ऑफ इंडियन और फॉरेन सब्सिडियरी, any other asset as may be specified by the board including the asset which could be subject to set off on account of mutual dealings between the corporate debtor and creditor। यदि वो म्यूचुअल डीलिंग में सेट ऑफ हो रहा है देन वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा। सो ये असेट्स हैं जो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा। पहले नंबर पर किसकी बात की, जिनकी ओनरशिप ही आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास पोजेशन है, आपके पास सिर्फ पोजेशन है। नंबर 2 पर कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 3 पर असेट्स ऑफ सब्सिडियरीज। नंबर 4 पर पर्सनल असेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। एंड नंबर 5 पर एनी अदर असेट एज मे बी स्पेसिफाइड। तो अब जल्दी से इनके एक्सक्लूजन्स को भी नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सक्लूजन्स इन लिक्विडेशन स्टेट। फर्स्ट वन, assets owned by a third party, possessed by corporate debtor। कॉर्पोरेट डेटर के पास सिर्फ इसका पोजेशन था। नंबर 2,
collateral security provided to financial services provider. नंबर 3, पर्सनल असेट्स ऑफ शेयर होल्डर कंपनी के केस में, पार्टनर्स एलएलपी के केस में, ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स। एक्सेप्शन क्या थी? अवॉइडेबल ट्रांजैक्शंस या अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस जिनको अवॉइड किया जाना है। नंबर 4, असेट्स ऑफ सब्सिडियरीज, चाहे इंडियन है या फॉरेन है। एंड लास्ट, other assets as specified by the board, including those which could be the subject matter of set off between mutual dealings in between corporate debtor and the creditor. So I hope ये भी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन नंबर 36 लिक्विडेशन स्टेट का। इसका क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। एग्जाम में जो आया था, अब की बार आया था आई थिंक नवंबर 20 में। पूरा क्वेश्चन तो नहीं अभी डिस्कस कर रहा, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। वेदर द प्रपोजल ऑफ मिस्टर सोलंकी, मिस्टर सोलंकी लिक्विडेटर है क्वेश्चन में, to include the equity shares of subsidiary company, सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स कॉर्पोरेट डेटर की इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हैं, एज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन स्टेट टेनेबल। क्या लिक्विडेटर का डिसीजन की जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है कॉर्पोरेट डेटर ने इन द शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेगा? जी हां, बनेगा। यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं कि यदि लिक्विडेटर सब्सिडियरी कंपनी के असेट्स को लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनाना चाहता है तो क्या वो बनेंगे? नो, शेयर्स लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेंगे, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी के असेट्स वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट नंबर 5, लिक्विडेशन स्टेट। अब देखो, वापिस आते हैं इसके ऊपर, और हमने पार्ट 1 के अंदर 6 टॉपिक नोट डाउन किए थे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। सेक्शन 32, 37 हमने कवर अप कर लिया। अब बचा प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्लेम, जिसमें सेक्शन 38 से सेक्शन 42 हमने कवर करते हैं। सेक्शन 38 से 42 जो क्लेम्स के प्रोविजन है, वो छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जिनको मैं आपको एक चार्ट के थ्रू कवर अप करवा रहा हूं। फिर एक बार हम इसको मेन बुक में से रीड कर लेंगे। ये टॉप पॉइंट था 5, अब चलते हैं 6th पॉइंट के ऊपर। प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्लेम्स। सेक्शन 38 से लेकर
सेक्शन 42। सेक्शन 38 ये बात करता है लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू रिसीव और कलेक्ट द क्लेम्स फ्रॉम फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द commencement of liquidation। जब ये क्लेम्स रिसीव्ड हो गए देन सेक्शन 39 की रिक्वायरमेंट आ गई कि लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द क्लेम्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अब वो टाइम कितना है? विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम। अब क्लेम्स वेरीफाई हो गए। क्लेम्स के वेरीफाई होने के बाद सेक्शन 40 ये कहता है ईदर एडमिट और रिजेक्ट द क्लेम ईदर इन होल और इन पार्ट, जैसे आपको ठीक लगता है। एंड जो भी आपका फैसला है उस फैसले को कम्युनिकेट करिए टू क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर विद इन 7 days of such admission or rejection। एडमिशन और रिजेक्शन। इसके बाद जब क्लेम एडमिट हो गया देन सेक्शन 41 ये कहता है अब आप इन क्लेम्स की वैल्यू को डिटरमाइन करिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लेम्स एडमिटेड अंडर सेक्शन 40। यदि कोई क्रेडिटर सेटिस्फाइड नहीं है विद द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर इन रिलेशन टू क्लेम, they may prefer an appeal with the adjudicating authority। Creditors may prefer appeal to adjudicating authority against decision of liquidator एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम। अब आप कहेंगे सर क्लेम एक्सेप्ट कर लिया फिर भी ऑब्जेक्शन है। हां, क्लेम पूरा एक्सेप्ट नहीं किया, पार्ट में एक्सेप्ट किया तो पार्ट तो रिजेक्शन में आ गया। ये अपील कितने दिन के अंदर हो सकती है? विद इन 14 days ऑफ रिसीट ऑफ सच डिसीजन। फैसले के 14 days के अंदर। तो ये हमारे सेक्शन 38 से लेकर सेक्शन 42 के प्रोविजंस हैं एज टू द क्लेम्स। छोटे छोटे से सेक्शन हैं और एज सच कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स इनके अंदर नहीं है। तो दीज आर द वेरियस प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू क्लेम।
अब एक एक करके इन सेक्शंस को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक बार बुक में से रीडिंग करा दूंगा। सेक्शन 38 ने कहा आप फाइनेंशियल क्रेडिटर से एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर से क्लेम्स को रिसीव करिए। क्लेम को रिसीव करने का जो तरीका है, मैनर है, वो सेक्शन 38 में कहा गया प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर। और यदि कोई पर्सन फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो मैनर है उसमें वो फाइनेंशियल क्रेडिटर के हिसाब से फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले क्लेम को और ऑपरेशनल क्रेडिटर के क्लेम को ऑपरेशनल क्रेडिटर के मैनर के हिसाब से अपने क्लेम को देगा। देन एक क्लेम जो दे दिया गया, क्या उसको ऑल्टर किया जा सकता है? यस, उसकी ऑल्ट्रेशन भी अलाउड है। ये भी पॉइंट छोटा सा लिखवा दूं, ऑल्ट्रेशन अलाउड। सेक्शन 38 ने ही ऑल्ट्रेशन भी अलाउड की है, और वो कितनी है? विद इन 14 days ऑफ सबमिशन ऑफ ओरिजिनल क्लेम। जो ओरिजिनल क्लेम सबमिट हुआ था उसके 14 days के अंदर अंदर। नाउ क्लेम्स रिसीव्ड हुए, सेक्शन 39 में आपको उनको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन का टाइम दिया गया? जब क्लेम रिसीव्ड हो गए और लास्ट डेट थी उसके 30 दिन के अंदर अंदर यू नीड टू वेरीफाई द क्लेम सो एज टू असर्टेन क्या ये क्लेम एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। जो भी आप फैसला करते हैं एडमिशन का या रिजेक्शन का, उसको 7 days के अंदर अंदर आपको कम्युनिकेट करना है टू द क्रेडिटर एज वेल एज टू द कॉर्पोरेट डेटर। देयर आफ्टर उन क्लेम्स की वैल्यू को, जो क्लेम एडमिट किए गए हैं उनकी वैल्यू को इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर डिटरमाइन करिए। और यदि किसी क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन है एज टू द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम, then they may prefer an appeal with the adjudicating authority against such decision within 14 days of the receipt of such decisions. So ये हमारे सेक्शन थे 38 से लेकर 42 तक, छोटे छोटे से सेक्शन है। तो अब एक बार इसकी क्विक रीडिंग आपको नोट्स में से, बुक में से करा दूं, रिवाइज हो जाएंगे। Section 38, Consolidation of claim. The liquidator shall receive or collect the claims of creditor within a period of 30 days from the date of commencement of the liquidation. Financial creditor may submit the claim to the liquidator by providing a record of such claim जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के पास अवेलेबल है। हाउएवर, यदि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्लेम वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज में रिकॉर्डेड नहीं है, देन जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर अपने क्लेम को सबमिट करते हैं, इन द सेम मैनर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी अपने क्लेम को सबमिट कर सकता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर अपने क्लेम को इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर सबमिट करेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर वो हमारे सिलेबस का एज सच पार्ट नहीं है। यदि एक पर्सन फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल दोनों है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर वाला जो क्लेम है वो सबसेक्शन 2 की अकॉर्डिंग, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर वाला क्लेम है सबसेक्शन 3 की अकॉर्डिंग फाइल किया जाएगा। A creditor who is partly a financial creditor, partly an operational creditor, shall submit the claims to the liquidator to the extent of financial debt in the manner provided in subsection 2 and to the extent of operational debt under subsection 3. Creditor may withdraw और vary, alter कर सकता है अपने क्लेम को within 14 days of his submission. Section 39 क्लेम्स का वेरिफिकेशन।
The liquidator shall verify the claim submitted under section 38 within such time as may be specified. और टाइम कितना स्पेसिफाइड है? 30 days from the last date of the receipt of the claim. The liquidator may require any creditor or corporate debtor or any other person to produce any other document or evidence which he think necessary for the purpose of verification of either whole or any part of the claim. Then section 40 आ गया, admission or rejection of claim. Liquidator after verification either admit or reject the claim either whole or in part. However, rejection के केस में उसको राइटिंग में रीजंस को रिकॉर्ड करना होगा और अपना जो फैसला है एडमिशन का या रिजेक्शन का 7 days के अंदर अंदर क्रेडिटर को एज वेल एज कॉर्पोरेट डेटर को कम्युनिकेट करना है। फिर सेक्शन 41 के अंदर जो क्लेम्स एडमिट किए गए हैं उनकी वैल्यूएशन होगी इन द मैनर एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। द लिक्विडेटर शेल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लेम्स एडमिटेड अंडर सेक्शन 40 in such manner as may be specified by the board. Section 42 appeal against the decision of the liquidator कितने दिन के अंदर? Within 14 days of the receipt of the decision. अपील कौन लॉन्च कर सकता है? क्रेडिटर। With whom? Adjudicating authority. किसके डिसीजंस के अगेंस्ट? लिक्विडेटर के डिसीजंस के अगेंस्ट। किस चीज का डिसीजन? एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम। कितने दिन के अंदर? विदिन 14 डेज। विदिन 14 डेज। तो ये हमारे सेक्शन थे 38 से लेकर 42 तक के, और इनकी समरी ऑलरेडी मैंने आपको नोट करा दी है, सेक्शन 38 से लेकर 42 तक। तो आई बिलीव कि ये पार्ट अब आपको क्लियर होगा। एक बार क्लास देखने के बाद रिवाइज जरूर करिएगा बुक में से, क्योंकि विदाउट रिवीजन ये चीजें रिटेन होना मुश्किल है। 1-2 दिन तक मैक्सिमम याद रहेंगी, अदरवाइज भूल जाएंगी। आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। सो इस क्लास के अंदर ये हमने पार्ट 1 कवर अप कर लिया। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 के साथ स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 43-44 जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस के हैं, 45 to 49 अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के, एंड 50 and 51 एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो 43 से लेकर सेक्शन 51 तक ये 9 सेक्शंस हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। रिवाइज जरूर करिएगा। Thank you very much and goodbye.